हाँ बच्चों, देखो लास्ट लेक्चर तक हमारा पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ हो गया है और हम लोगों ने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए हैं इसके। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो हमें दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो और हम चाहते हैं कि एक साथ ऐड करें, तो वो हम लोग कर सकते हैं पॉलीगन लॉ से, है ना। पॉलीगन लॉ काम में नहीं आता है क्योंकि एक्चुअल में हम जब ऐड करते हैं तो एट ए टाइम टू लेके ऐड करते हैं। जैसे अगर हम लोग एल्जेब्रिक एडिशन भी करें, जैसे मान लो मुझे 2 + 3 + 4 + 5 की ऐड करना है। ऐड करना है तो हम ऐड कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5। तो इन दोनों को हटा के हम लोग लिख देंगे 5। फिर 5 में ये अगला 4 ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आ गया। फिर 5 में ये अगला 4 ऐड करेंगे, यानी अब बचे 4 + 5। फिर 5 और 4 ऐड करके 9 आ गया। अब बचा 9 + 5 और 9 और 5 ऐड करके कितना आ जाएगा 14। मतलब एट ए टाइम 2 लेके ऐड होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तो इसमें अगला ऐड किया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, फिर इसमें अगला ऐड किया, तो फाइनल रिजल्टेंट ये आ गया। तो एक्चुअल में होंगे तो दो दो ही ऐड, दो दो से ही ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए पॉलीगन तो कुछ काम में आता नहीं है क्योंकि काम में जो है वो तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ ही काम में आता है। लेकिन फिर भी देखो हम लोग अपने कोर्स में तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? अगर मान लो हमको दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है, तो मान लो हमारा टारगेट ये है कि एम ये है कि वी हैव टू ऐड, हमें क्या ऐड करना है? हमें ऐड करना है, वी हैव टू ऐड वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ये ऐड करना है, हमें ये ऐड करना है। और हमें इनके मैग्नीट्यूड पता है, इनके मैग्नीट्यूड है ए बी सी डी। मैग्नीट्यूड ऑफ दीस वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर ए बी सी डी। तो अपने को इनके मैग्नीट्यूड पता है, अपने को इनकी डायरेक्शन पता है, और हमें क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है। तो मोर देन टू वेक्टर है तो हम लोग उसको पॉलीगन लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो मतलब पॉलीगन लॉ भी पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हमें ये चार वेक्टर ऐड करने हैं। वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड इसका ए है, ये एक वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड इसका बी है, ये एक वेक्टर सी है, मैग्नीट्यूड इसका सी है और ये एक वेक्टर डी है, मैग्नीट्यूड इसका डी है। ये चारों वेक्टर हमें ऐड करना है। तो सबसे पहला पहला स्टेप क्या होगा? आप सभी को हर पिछले वाले के हेड पे एक को तो अपनी जगह पर फिक्स कर लो। जैसे ए को तो फिक्स कर लिया, फिर ए के हेड पर बी की टेल रख दी, बी को शिफ्ट किया विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। बी को शिफ्ट करके ए के हेड पे रखा, बी की टेल ए के हेड पे रखी, फिर बी के हेड पर सी की टेल रखी, फिर सी के हेड पर डी की टेल रखी और एक ओपन पॉलीगन कंस्ट्रक्ट किया। तो स्टेप 1 के अंदर क्या करना है? कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट एक ओपन पॉलीगन by putting tail of a vector on the head of other vector without changing direction। डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना अपने को क्या करना है? हेड पे टेल रखते जाओ। तो ये जो है अपने को ये करना है। तो नोट करते जाओ फटाफट, साथ में नोट करते चलो, ये कोई बहुत काम का नहीं है। तो मतलब दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के काम में आएगा ये, मोर देन टू वेक्टर को। लेकिन कोई विशेष काम का नहीं है, काम का इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली हम लोग वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब भी अगर दो से ज्यादा चीजों को भी ऐड करना है तो बेसिकली वो ऐड तो दो दो करके ही होती है। तो फटाफट लिखो इसको।
इस तरह से ये स्टेप 1 करने के बाद में आपको डायग्राम देखो कैसा मिल जाएगा। इस बी को शिफ्ट करो और इसके हेड पर इसका केंद्र रखो, फिर सी को शिफ्ट करो, बी के हेड पे इसका केंद्र रखो, और डी को शिफ्ट करो, और ये जो है एक ओपन पॉलीगन मिलेगा आपको मिलेगा एक ओपन पॉलीगन। तो ऊपर वाली दोनों लाइनें नोट कर दी होगी, नहीं नोट करी तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो आपको ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, आपको ऐसा डायग्राम मिल जाएगा कि ए को तो अपनी जगह पे रहना, ये ए को अपनी जगह पे, मैग्नीट्यूड इसका है, मतलब इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बी जो है मेरा मैग्नीट्यूड इसका बी है, ये सी ये रहा मैग्नीट्यूड इसका सी है, और डी ये रहा। तो इस तरह से ये ओपन पॉलीगन मिल गया आपको, ये मिल गया आपको ओपन पॉलीगन। अब क्या करना है स्टेप नंबर 2 के अंदर, इस पॉलीगन को क्लोज करो। ये सारे के सारे जो वेक्टर है ये सेम ऑर्डर के वेक्टर है। सेम ऑर्डर के वेक्टर कौन से होते हैं? सेम ऑर्डर के वेक्टर वो होते हैं जिनमें हेड से टेल टकराता है। देखो यहाँ पे हेड से टेल टकरा रहा है, यहाँ पे भी हेड से टेल टकरा रहा है, ये सब हेड से टेल टकराने वाले वेक्टर, ये सारे के सारे सेम ऑर्डर के वेक्टर है। ये वाला जो वेक्टर है ये हेड, ये इसका टेल, फिर ये इसका हेड, ये इसका टेल, फिर ये इसका हेड, फिर ये अगले का टेल, फिर ये इसका हेड। तो ये सारे के सारे सेम ऑर्डर के वेक्टर है। अब ये सारे के सारे सेम ऑर्डर के हैं, तो अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, अब इस जो ओपन पॉलीगन है इसको क्लोज करो। तो क्लोज करने के लिए ये वाली साइड बनानी पड़ेगी। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये अपोजिट ऑर्डर का बनेगा। तो इस वेक्टर इस ओपन पॉलीगन को क्लोज करो आप एक अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर से, और वो जो वेक्टर होगा वो इन सबका सम होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में नाउ क्लोज दिस ओपन पॉलीगन, now close this open polygon by a vector of opposite order opposite order का मतलब हेड से हेड तक रहा है, टेल से टेल तक रहा है। opposite order that is vector r से क्लोज करो इसको, and vector r will be resultant vector of vector a plus vector b plus vector c plus vector d, इनका एडिशन होगा ये। तो वेक्टर r जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d, ये होगा। तो ये हम लोगों ने क्लोज किया इसको, ये ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर बनाया, इसमें हेड से हेड टकराना, टेल से टेल टकराना। तो ये जो वेक्टर होगा ये इन चारों के सम को शो करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये पॉलीगन जो है काम में नहीं आता है ये, तो इसको नोट कर लो स्टेप नंबर 2 को, ये डायग्राम बनाओ।
हाँ बच्चों, कर दिया नोट? अब देखो अपन इसको प्रूव भी कर देते हैं, डायग्राम से ही प्रूव हो जाता है ये। तो जैसे ये आया कैसे, इन चारों को ऐड करने पे ये कैसे आया, तो ये कैसा है, देखो ऐसा आएगा क्योंकि मैंने बताया ना, हमें इन चारों को ऐड करना है, लेकिन ऐड तो एट ए टाइम दो लेके ही करते हैं ना हम लोग। भाई एलजेब्रिक एडिशन में क्या करते हैं, मान लो आपको ऐड करना है 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐड करना है, तो ऐड तो हम हमेशा दो दो लेके ही करते हैं ना। पहले कैसे करते हैं हम लोग, तीनों चार को ऐड किया कितना है 7, फिर 7 पे 6 ऐड 5 ऐड किया है ना, कितना गया 12, फिर 12 के अंदर 6 ऐड किया कितना गया 18। तो ऐसे एट ए टाइम टू लेके ऐड करो, केवल पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करो, इन दोनों को देखो, मतलब सीओडी को, और ये तो क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए और बी का ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो ट्रायंगल लॉ से ये रिजल्टेंट निकलेगा, ट्रायंगल लॉ से ये रिजल्टेंट निकलेगा, ए और बी का रिजल्टेंट ये निकलेगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर के दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, तो जो थर्ड साइड होगी जो कि ऑपोजिट ऑर्डर की होगी, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। तो क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या आएगा, ये आ गया, इसका और इसका सम आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसके ये तो आगे इन दोनों का आ गया ही, तो इन दोनों का रूल खत्म। तो इसमें अगला ऐड करो, अब ये वाला और ये वाला, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी, ये दोनों भी सेम ऑर्डर के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी सेम ऑर्डर के, ये दोनों भी सेम ऑर्डर के। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ये दोनों सेम ऑर्डर के, तो ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर बनाओ, क्या आएगा इसका रिजल्टेंट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या आ गया, ये तीनों ऐड हो चुके हैं, ये आ चुका है। अब इसमें ये अगला ऐड करना है, तो ये दोनों फिर वापस सेम ऑर्डर के, तो ऑपोजिट ऑर्डर का ये कितना आएगा, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आ। तो एक्चुअल में होते तो दो दो ही ऐड है, तो इसलिए ये काम का नहीं है, तो दो को ऐड करना हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल लॉ से हो गए, पैरेललोग्राम लॉ से होगा, तो ये भी उसी डायग्राम के अंदर बना लो आप, और ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ, काम का नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते इससे, न्यूमेरिकल तो पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ से ही होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको कंप्लीट करो एक बार, इसको डन करो, इसको डन करके कमेंट करो मुझे, क्लियर है ना। हो गया बच्चों, तो ये था पॉलीगन लॉ। अब मैं समझा रहा हूँ आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, और इसके बिना फिजिक्स चलती नहीं है। हर बार आपको मतलब हर स्टेप के अंदर रिजोल्व करने पड़ेंगे वेक्टर को, तो उसको ध्यान से समझना है कैसे रिजोल्व करते हैं हम लोग वेक्टर को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका नहीं नोट हुआ है अभी, बाद में नोट कर लेना, बिठा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, देखो रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, रेजोल्यूशन का मतलब तोड़ना। एक दो चीजों को हम लोग जोड़ते हैं, जैसे मैंने तुम्हें वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, और उन दोनों को ऐड करके तुमने वेक्टर आर निकाला, है ना, ये तो हुआ रिजल्टेंट निकालना। अब मैं मान लो तुम्हें रिजल्टेंट दूं, मैं मान लो तुम्हें रिजल्टेंट दूं, और रिजल्टेंट देके ये पूछूं कि यार ये किससे मिलके बना है। भाई एक तो क्या है कि हम लोगों ने चाय पत्ती ली, चीनी ली, पानी लिया, उसको गर्म किया, अदरक वदरक डाली उसने, और हम लोगों ने चाय बना ली, दूध डाल के चाय बना ली। तो ये तो हुआ एडिशन, चीजों को ऐड करके हम लोगों ने एक नई चीज प्रिपेयर करी।
अब मैं मान लो बनी हुई चाय का कप दे दूं तुम्हें और ये बोलूं कि ला वापस दे, मेरी चीनी वापस दे, चाय की पत्ती वापस दे, इसके अंदर से जो मेरा दूध लगा है वो वापस दे, पानी वापस दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन। मतलब चीज मिलके किससे बनी है, वो है रेजोल्यूशन। तो अपने को ब्रेक डाउन करना है, जो अपने को जो वेक्टर दिया जाएगा वो मिलके किससे बना है। भाई देखो सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने बोला कि 3 और 4 को ऐड करो, ऐड 3 एंड 4, तो आपको पता है 7 आ जाएगा। इसका केवल एक सिंगल आंसर होगा 7। वर्ड में कहीं भी ऐड कर लो, 3 और 4 ऐड होकर 7 ही आएगा। किसी भी मेथड से ऐड कर लो, उंगलियों पे ऐड कर लो, कैलकुलेटर से ऐड कर लो, मोबाइल के कैलकुलेटर से ऐड कर लो, कंप्यूटर से ऐड कर लो, 3 और 4 7 ही आएगा बेटा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि 7 मिलके किससे बना है, किससे मिलके बना है, तो ये तो है एडिशन, 3 + 4 7, ये तो है एडिशन। लेकिन मैं तुमसे ये पूछूंगा कि 7 किससे मिलके बना है, इसके कंपोनेंट बताओ। तो 7 इसके तो इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। इनफाइनाइट क्या, कोई बच्चा बोलेगा सर 1 + 6 7 होता है, कोई बोलेगा सर 2 + 5 7 हो सकता है। 7 किसके से मिलके बना है, 1 + 6 से हो सकता है, 2 + 5 से हो सकता है, 3 + 4 से हो सकता है, 4 + 3 से हो सकता है, 5 + 2 से हो सकता है, 6 + 1 से हो सकता है, 0 + 7 से हो सकता है। और अगर मैंने माइनस ले ली तो और आंसर आ जाएगी। माइनस ले तो कैसे, ये जो 8 - 1 हो सकता है, 9 - 2 हो सकता है, 10 - 3 हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। और अगर मैंने पॉइंट्स में ले लिए तो और आंसर बढ़ जाएंगे, तो इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। तो मतलब रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हर कंपोनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक वेक्टर मैंने दिया तो हर कंपोनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक वेक्टर, ये वेक्टर ही है, ये वेक्टर ई है। अब ये किस किस से मिलके बना है ये बता, ये किस किस से मिलके बना है, ऐसे कौन से दो वेक्टर है जिनसे मिलके बना है, तो ये पॉसिबल नहीं है बताना। क्यों, क्योंकि कोई बच्चा आएगा और वो बच्चा क्या बोलेगा, सर ये इससे, इससे और इससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, सही कह रहा हूँ बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, ट्राइंगल लॉ लग रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस ही आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर इन दोनों से मिलके नहीं बना हुआ, इससे और इससे मिलके बना हुआ है, इसको भी मैं गलत नहीं कह सकता। कोई बोलेगा सर इससे और इससे मिलके बना हुआ है, कोई भी तो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम होगा ही तीसरा ऑपरेटर ऑर्डर वाला। कोई बोलेगा सर नहीं ये तो इससे और इससे मिलके बना हुआ है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, तो ये जो है ये सारे आंसर सही है। तो इसका मतलब रिजोल्व करना बहुत कठिन है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर होते हैं उसके। लेकिन हम लोगों को सारे कंपोनेंट नहीं निकालने, हम लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने, मतलब 90 डिग्री वाले कंपोनेंट जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। तो इसको आप लोग थोड़ा सा लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, या लिख देता हूं मैं। रेजोल्यूशन मींस resolution means breaking down, breaking a component, breaking a given vector into its component vector, breaking a given vector into its component vector. कंपोनेंट वेक्टर के अंदर रिजॉल्व करना है, जो वेक्टर दिया हुआ आपको उसको कंपोनेंट वेक्टर में रिजॉल्व करना, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन, या रिजॉल्व करना भी बोलते हैं इसको, रिजॉल्व करना है रेजोल्यूशन। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, वी कैन नॉट फाइंड ऑल द कंपोनेंट्स। मैंने बताया ना कि इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे ऑफ ए गिवन वेक्टर, सारे कंपोनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, सारे कंपोनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो निकालेंगे हम लोग, बट वी कैन फाइंड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। जो वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्या लिख देता हूं मैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम लोग उसका एक कंपोनेंट तो निकाल लेंगे एक्स में और एक कंपोनेंट निकाल लेंगे वाई में, तो वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे और उन दोनों से मिलकर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स
ये नोट करो, फिर मैं रिजॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे हम लोग। हो गया बच्चों? यस सर। चलो अब देखो हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकलेंगे, रिजॉल्व करना सीखते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, मैंने बोला कि वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मुझे इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो आपस में 90 डिग्री हो। तो इसके लिए मैंने एक लाइन ये बनाई, इसको मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और एक्स और वाई आपस में 90 डिग्री होता है, तो ये बनाई मैंने वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो इसका एक कंपोनेंट तो निकालना मुझे टुवर्ड्स एक्स और एक कंपोनेंट निकालना मुझे वाई में। एक कंपोनेंट तो मुझे एक्स में निकालना है, एक कंपोनेंट मुझे वाई में निकालना है। तो और ये जो है ये वेक्टर है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से थीटा। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है मेरे पास में, क्या क्या मुझे पता है। ये में हमारा we have to resolve vector A into its component along x and along y। x और y डायरेक्शन के अंदर मुझे कंपोनेंट निकालना है, इसको ये करना है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका ये है
और ये एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है, थीटा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए एंड इट्स एंगल with x axis is थीटा। इसका एंगल जो है x एक्सिस से कितना है, थीटा है। ये कहानी है। अब देखो कैसे करें, तो इसको यहां से एक परपेंडिकुलर मारा, यहां से एक परपेंडिकुलर मारा, तो यहां पर एक वेक्टर मिला हमें ax, यहां से एक परपेंडिकुलर मारा, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ मिली मुझे ax, और ये एक वेक्टर मिला मुझे ax वेक्टर। इधर परपेंडिकुलर मारा तो एक वेक्टर ये मिला, इसको मैं बोल रहा हूँ ay वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है ay, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, ay। अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। पैरेललोग्राम लॉ क्या बताया था कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल है ये, और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर को शो करे, ये एक्स वेक्टर हो गया, ये ay वेक्टर हो गया, तो इनका जो डायगोनल होता है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है, मतलब इसको और इसको ऐड करने पर ये आएगा। तो ये इसके रेक्टेंगल के कंपोनेंट हो गए, आपस में 90 डिग्री पे भी है, देखो मैं ये एंगल कितना पूरा ऊपर 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए इस ax वेक्टर और ay वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। यानी अपन ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए किससे मिलकर बना हुआ है, वेक्टर ए मिलकर बना हुआ है ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, और ये मुझे पता करना है ax वेक्टर और ay वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इस ax वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना है इस ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड ax, और ये जा किधर रहा है, x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन को हम लोग कैसे शो करते हैं, i कैप से। x डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, i कैप से। तो इस ax वेक्टर को लिखा जा सकता है कि भैया तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है और तुम्हारी डायरेक्शन है x डायरेक्शन, तो उसको i कैप से शो करते हैं, तो ये लगा दिया मैंने i कैप, और प्लस ay तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड ay है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ ay है, और इसका डायरेक्शन कौन सा है, j कैप, क्योंकि y डायरेक्शन को हम लोग j कैप से शो करते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ax i कैप प्लस ay j कैप, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। तो बेसिकली मुझे ax और ay निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे एक तो ax पता करना है और एक ay पता करना है। ax तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, मतलब इसका एक जो वेक्टर एक चल रहा है, इसका x में तो इफेक्ट ax है और y में इफेक्ट ay है, और इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, ये दोनों कंपोनेंट है ax और ay, और ये जो है ये रिजल्टेंट है, ax और ay कंपोनेंट है और ये जो है ये रिजल्टेंट है, तो ये ax और ay से मिलकर ये बना है ना। और ये ax की वैल्यू ax i कैप, ay j कैप, इसका वैल्यू ax है, तो अब मैं ax पता कर लेता हूं, तो हम लोग निकालते हैं ax। देखो ax कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का एक नाम डाल दो, इसका नाम रखा मैंने, मान लेते हैं k, इसको मैं बोलता हूं इस पॉइंट को l, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया m, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया n। तो आप ट्रायंगल पकड़ो k l n, तो मैं ले रहा हूं बाय ट्रायंगल k l n। इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमेशा ट्रायंगल से अगर मुझे एक साइड निकालनी है तो हमेशा ये याद रखो, जो निकालना है उसको तो रखो ऊपर, क्या निकालना है आपको, इसके अंदर ax, तो जो निकालना है उसको रखो ऊपर, ये रखा मैंने ax को ऊपर, जो पता है उसको रखो नीचे, पता है क्या आपको इसके अंदर a, तो a रखो नीचे, और देख लो ये क्या बना, ax अपॉन a, क्या बना ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, और ये बचाओ बेस, तो इसका साथ में लिखा है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया b by h। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के एल एन में ये ax तो है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, यानी cos थीटा, तो ax कितना आ जाएगा, ax के लिए a को उधर दिया तो ax आ जाएगा a cos थीटा, ये आ गया ax की वैल्यू, ये ax की वैल्यू आ गई, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब ay निकाल लेते हैं, तो ay के लिए ये वाला ट्रायंगल काम में ऊपर वाला कौन सा, KMN बाय ट्रायंगल KMN। इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा, है ना, ये इंटरनल अल्टरनेट एंगल हो गए, है ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है
तो इस थीटा के सामने जो गया परपेंडिकुलर क्या निकालना मुझे ए वाई निकालना है, पता क्या मुझे ये तो आप इसके अंदर निकाल दो ए वाई अपॉन ए, और ए वाई अपॉन देखो क्या हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर क्या है कितने ये हो गया पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये हो गया sin थीटा, तो ए वाई अपॉन ए सॉरी, और ए को अगर इधर ले तो ये ए वाई कितना हो जाएगा ए वाई हो जाएगा ए sin थीटा, तो ये आ गया आपका ए वाई, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब इस वेक्टर ए का इधर तो कंपोनेंट आएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ये है तो इधर तो कंपोनेंट आएगा a cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा a sin थीटा, मतलब थीटा की तरफ cos कंपोनेंट आता है, थीटा की दूसरी तरफ sin कंपोनेंट आता है। किसी भी वेक्टर का थीटा की तरफ cos कंपोनेंट आएगा और थीटा की दूसरी तरफ इधर थीटा नहीं है, इधर थीटा नहीं है तो इधर sin कंपोनेंट आएगा। और अगर ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 से उठा के मैं इसमें डाल दूं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये नोट करो पहले एक बार, नोट करके मुझे डन करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले नोट करो ये बोर्ड भर गया है।
अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3rd और 4th से उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं, 2 में डाल देते हैं। तो ये कंपोनेंट आ गए, तो फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट हो गए, एक तो ax और एक ay। इस वेक्टर ए के कंपोनेंट हो गए तो ax और ay। तो ये इक्वेशन 3rd और 4th से उठा के आपको वैल्यू ऑफ 3rd and 4th इन सेकंड इसमें रखते हैं। तो ये वेक्टर ए के कंपोनेंट हो गए a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ये कंपोनेंट हो गए। और अगर देखो आप इसका मैग्नीट्यूड लो, मॉड्यूलस निकालो, तो देखो मॉड्यूलस ए आ जाएगा। अगर इसका मॉड्यूलस लो मैं, तो मॉड्यूलस ए क्या आएगा, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट। तो क्या जाएगा, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i कैप का कोएफिशिएंट क्या है, a cos थीटा का स्क्वायर प्लस j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, a sin थीटा का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट। तो करो तो सोल्व, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो ये मॉडुलस ए देखो ए के इक्वल आ जाएगा। तो मॉडुलस ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। और ए इक्वल टू ए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। इसका मतलब हमने सही किया, बिल्कुल हमारा रिजोल्यूशन है वो सही हुआ है। तो तुम्हें ओवरऑल इस पूरी कथा को याद रखना है, सवाल करने के लिए याद रखना है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए, उधर जिधर थीटा हो उधर उसको कॉस लिख दो, जिधर थीटा नहीं हो उधर थीटा नहीं हो उधर उसका साइन लिख दो, है ना। तो ये भी नोट करो फटाफट। हो गया बच्चों, ये रेजोल्यूशन है। तो चलो बच्चों आज की क्लास यही रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बस ये याद रखना आप, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं, थीटा की तरफ तो कॉस कंपोनेंट आएगा, थीटा की दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट आएगा, ये ध्यान रखना है बस केवल। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे इसके न्यूमेरिकल करके और फिर आगे चलेंगे इसके। बाय बच्चों, टेक केयर।